डॉक्टर राकेश, मैं शुरू आप ही से इसलिए कर रहा हूं कि ये जो जी जो धनखड़ जी की बार बार बेचैनी है कि भाई ये रिकॉर्ड में ना जाइए, क्या जाके रिपोर्ट देनी पड़ती है क्या कि मणिपुर की ये बात नहीं जाए, वो ये बात नहीं जाए? अरे भाई, कोई वहां मतलब कोई पूछता है क्या कि ये कैसे गया, ये कैसे गया? जितने वो आशंकित रहते हैं उस पे। दूसरा, मोदी जी का अब ये तो धीरे धीरे होता जा रहा है कि विपक्ष ने अविश्वास सरकार में पेश किया है, लेकिन मोदी जी ने सदन में अविश्वास है, ये धीरे धीरे प्रूव होता जा रहा है। डॉक्टर राकेश, देखिए सर, मोदी जी का लोकतंत्र और संसद में कितना विश्वास है हम लोग पिछले 9 साल से लगातार देख ही रहे हैं। यद्यपि उन्होंने संसद की सीढ़ी पर सिर नवाया था, संविधान की पोथी पर भी उन्होंने मत्था टेका था, लेकिन कथनी और करनी में उनके जो भेद है वो लगातार हम लोग देखते आए हैं। मैं पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, यद्यपि सब ज्ञानी हमारे दर्शक भी, बहुत संक्षेप में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर छोटी छोटी जानकारियां हैं वो साझा कर देना चाहता हूं। आर्टिकल 75 में इसका प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है, सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। अब तक हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है लोकसभा में सरकारों के खिलाफ। 3 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हुआ, वीपी सिंह, एच डी देवेगौड़ा और अटल बिहारी के समय। सबसे पहले मोरारजी देसाई के सामने भी ऐसा एक प्रस्ताव आया। तो अगर शुरुआत से देखें तो 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जेबी कृपलानी ने, आचार्य जेबी कृपलानी ने सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव रखा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की इस वानगी को, इस खूबसूरती को संविधान में समाहित किया था कि जब ये देश और इस देश के लोग जो विपक्ष के रूप में भी चुनकर आते हैं, अगर उन्हें लगे कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो उस पर अपना भरोसा उठा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। इसलिए संविधान में उसका प्रावधान किया गया। वरना अगर आप कल्पना कीजिए एक नए नवेले आजाद देश में जिस पार्टी के पास, जिन लोगों के पास एक छत्र सत्ता थी और वह संविधान बनाते समय इस प्रावधान को नहीं भी रखते तो कोई क्या कर लेता। ये उनकी संविधान और लोकतंत्र के प्रति पुनीत आस्था का प्रश्न था, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जैसा प्रावधान आर्टिकल 75 में रखा। लेकिन तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन वे एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह है। इसलिए वे पिछले 5 दिनों से संसद भवन में आते हैं, बाकायदा उनका मोटरकेड आता है, सायरन बजाते हुए आता होगा और वे अपने कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं। और उसी इमारत में जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठी है, देश के मुद्दों पर बात कर रही है, मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर बात करना चाहती है, उस इमारत में अपने ऑफिस में बैठकर प्रधानमंत्री टेलीविजन पर संसद का हंगामा और बहस देख रहे होंगे, लेकिन वे इतनी जहमत नहीं उठा रहे। और अगर मैं थोड़ी विनम्रता से कहूं तो उनमें इतना साहस नहीं है कि संसद के सामने जवाब दे सकें, सदन में जाकर बैठे। लेकिन अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जैसा कि आपने बताया कि गौरव गोगोई के प्रस्ताव पर जो 50 सांसदों की संख्या चाहिए होती है, वो सदन के लोकसभा अध्यक्ष ने खड़े होकर कहा तो लोगों ने खड़े होकर उसका समर्थन कर दिया। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए यह भी बताना उचित होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा के सदस्यों को इस पर मतदान देने का न अधिकार होता है, न ऐसी कोई प्रक्रिया है। ये बहुत छोटी छोटी बारीक सी जानकारियां हैं। सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री क्या करेंगे। अमित शाह 2 पेज का खर्रा लिख रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं बहस के लिए तैयार हूं। हु आर यू? कौन है अमित शाह? अमित शाह प्रधानमंत्री है, नेता सदन है। कौन है वे? किस अधिकार से कह रहे हैं कि मैं बहस के लिए तैयार हूं? ये मैं कहां से आ जाता है इन लोगों के बीच में? संसदीय प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री को जवाब देना है। और अब तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी व्यवस्था है कि उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। अब तक देश के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर जो सबसे लंबी बहस हुई थी वो लाल बहादुर शास्त्री के समय हुई थी। उनके सामने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। और इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव 15 बार
श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में उनकी सरकार के खिलाफ रखा गया था। देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री अब अपने दफ्तर में बैठकर और 7 लोग कल्याण मार्ग में बैठकर अपने सलाहकारों के साथ इतिहास का सबसे स्तरहीन भाषण तैयार कर रहे होंगे। मैं पब्लिक इंडिया चैनल के इस फोरम पर अभी से ये घोषणा करना चाहता हूं, देश को आगाह करना चाहता हूं कि तैयार रहिए। उनके भाषण में अतीत और इतिहास के कूड़ेदान में से ऐसी ऐसी चीजें निकालकर परोसी जाएंगी। वे मणिपुर के मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे, जैसे उस दिन उन्होंने 36 सेकंड में मणिपुर को निपटा दिया और बराबर के पलड़े में राजस्थान और छत्तीसगढ़ को रखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। मुझे आशंका है कि उस दिन ये देश, ये दुनिया भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे, अब मैं उनको शब्द का भी उच्चारण नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सबसे महान भाषण सुनने जा रहा है ये देश। और महानता की पराकाष्ठा क्या होगी हम अभी कल देख चुके हैं, जब उन्होंने इंडिया का नाम मात्र एक एब्रिविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है, उस इंडिया में भी जो विपक्षी गठबंधन ने नाम रखा उसमें डॉट लगा हुआ है। हमारे देश के नाम में कोई डॉट थोड़ी लगा है INDIA के बीच में, हर अक्षर के बीच में। लेकिन वे इतने व्यथित हो गए गठबंधन दलों के रखे हुए एक छुटकू से नाम पर कि उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी है, ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में वे जो कुछ बोलने जा रहे हैं वो इतिहास रचने जा रहा है। सोने के अक्षरों से वो भाषण लिखा जाएगा संसदीय इतिहास में। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मणिपुर पर मुंह क्यों छुपा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देना चाहती, देश को संबोधित क्यों नहीं करना चाहती। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं उस परेड में जो हमारे देश की 2 बहनों के साथ जुल्म की पराकाष्ठा के रूप में हुई मणिपुर में? क्या आरोपी उनके दल के कोई पदाधिकारी हैं? क्या उन्होंने ये अपराध किया है कि इसका जवाब देने के लिए सदन के सामने और देश के सामने नहीं आ रहे हैं? मेरे लिए ज्यादा बड़ा प्रश्न ये है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, देश के अभिभावक, देश के मुखिया है, हमारे गार्डियन है, पूरा देश उनका है। मणिपुर से लेकर कन्याकुमारी तक हर नागरिक की रक्षा, हर औरत की सम्मान की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। देखना है वे इसका जवाब क्या देते हैं। तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी उस ऐतिहासिक उत्तर के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में वे देंगे। अंतिम बात, उन्होंने कहा कि इससे कुछ होगा नहीं। हम भी जानते हैं उनके पास 303 सांसद है, कोई सरकार गिर नहीं जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो जाएगा, हम भी जानते हैं। लेकिन ये देश ये भी देखेगा कि जनता के मुद्दों पर सरकार का रवैया क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। और अमूमन अविश्वास प्रस्ताव इसी के लिए होते हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था लोकसभा में, पारित नहीं हुआ ना एक बार भी। लेकिन तब इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़े होकर उन सवालों के जवाब तो देने ही पड़े होंगे ना। वे सब दस्तावेजी प्रमाण के रूप में संसदीय कार्यवाही में दर्ज हैं, कब कब किस किस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, किसने क्या जवाब दिए। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं सरकार नहीं गिरेगी, इसके बावजूद विपक्ष भी जानता है सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सवालों के कटघरे में उस दिन उन्हें खड़ा तो होना ही होगा। जी आनंद जी। जी, मैं डॉक्टर राकेश आपके पास आऊं। मैं एक चीज और, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था आज करगिल दिवस है, और एक मुझे अजीब सा ये लगा कि एक फुल पेज एड आज आया था इंडियन एक्सप्रेस में, और ये एड सरकार की तरफ से नहीं है। एक तो ये एड रेडिको स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस, शराब की जो कंपनी है उसने दिया है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस कह रहा है, स्पिरिट ऑफ विक्ट्री कह रहा है, लेकिन दिया तो किसी ने। सरकार की तरफ से मैंने कोई एड अभी तक नहीं देखा है। करगिल की बात मैं इसलिए सिर्फ कर दूं क्योंकि करगिल के बाद इस देश ने एक चीज याद और दर्शकों को दिला दूं, जब करगिल युद्ध हुआ तो उस समय इस देश में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, रेगुलर गवर्नमेंट भी नहीं थी। और उसके बाद युद्ध में पूरी अटल जी की फिर सरकार बनी, लेकिन उस समय जितना मुझे याद है अटल जी ने जिस तरह से बालाकोट और पुलवामा के नाम पे मोदी जी ने वोट मांगा था, वो वोट भी नहीं मांगा था। डॉक्टर राकेश, अब मैं मुख्य बात पे आ जा रहा हूं क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है। बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट में बात खत्म करिएगा। इस सारी चर्चा के बीच में मोदी जी नहीं आ रहे हैं, मोदी जी आए वो नहीं, मणिपुर की बात नेपथ्य में चली गई, मणिपुर की बात बैकग्राउंड में चली गई। और मेरे एक दर्शक ने, मतलब मुझे लगा इससे सटीक टिप्पणी नहीं हो सकती है, उसने कहा कि उनका कहना यह है
कि उस दिन मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके नहीं घुमाया गया, हमको और आपको सबको नंगा करके घुमाया गया है उनकी इस भावना के साथ। तो ये मणिपुर तो पीछे ढकेल लिया ना, वो चाहते यही थे। संक्षेप में डॉक्टर राकेश। देखिए सर, बहुत संक्षेप में बात यह है कि मणिपुर के मुद्दे पर ही तो सरकार से जवाब मांग रही है कांग्रेस या पूरा गठबंधन जो इंडिया नाम से बनाया उन्होंने। तो मणिपुर की बात अभी नेपथ्य में नहीं चली गई है। ये बात सही है कि सरकार और सरकार का पूरा तंत्र, उनकी ट्रोल आर्मी, उनका उनका पूरा जनसंपर्क का अमला, प्रचार प्रसार का अमला हमेशा ही ऐसी कोशिश करता है कि जब भी देश के सामने कोई बड़ा मुद्दा है तब वे कोई नया मुद्दा सामने रखकर नैरेटिव सेट कर देते हैं। कुछ नहीं होगा तो किसी हीरोइन की बिकनी पर ही देश को उलझा देंगे, किसी सिनेमा पर उलझा देंगे। लेकिन इस बार निजाम बदला हुआ है और देश का मिजाज भी बदला हुआ है। लोग इससे पहले देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनका पूरा जो तंत्र है वो नैरेटिव सेट करता था, वो पिच बिछाता था, वो ग्राउंड तैयार करता था, और विपक्ष से और देश से और हमारा आपसे भी, आनंद वर्धन सिंह, डॉक्टर राकेश पाठक, जिगर दोषी, हम सब से, पाटिल साहब और शशि शेखर सर से, हम लोगों से कहता था यहां आकर खेलो। लेकिन अब पिछले 7-8 महीने से, और मैं इसका अगर टर्निंग पॉइंट को मानूं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस और विपक्ष अब अपनी तरफ से एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ये एस्ट्रोटर्फ बनाया, अब तुम अपनी हॉकी लेकर इस पर आ जाओ, एस्ट्रोटर्फ पर खेल सको तो यहां खेलो, नहीं खेल सकते हो तो हारने के लिए तैयार रहो। यही स्थिति मणिपुर के मुद्दे पर है। देखिए, पूरा गठबंधन विपक्षी दलों का और मीडिया, मुख्य धारा के मीडिया को छोड़ देते हैं, उसका तो भगवान ही मालिक है। हम सब लोग तो अभी तक उसी एजेंडे पर बात कर रहे हैं। मैंने आज एक खास बातचीत की है डॉक्टर मेडूसा से। आप सब जानते हैं डॉक्टर मेडूसा असम की रहने वाली है। अब 8 बजे उसको मैं ऑन एयर करूंगा अपने चैनल पर। तो हम सब तो कम से कम उस मुद्दे पर कायम है और देश भी उस पर सरकार से जवाब चाहता है। जो आशंका जिगर दोषी साहब ने कही, मैं उससे भी चिंतित हूं। निश्चित तौर पर ये लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। चुनावी जीत के लिए, राजनीतिक हासिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पीओके की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार में इतनी हिम्मत बची है। वैश्विक परिदृश्य में अब यह संभव नहीं है कि आप कहीं आसपास जाकर ऐसी कार्रवाई कर सकें। वो तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक की बात छोड़ दीजिए। अंतिम बात ये, आपने करगिल दिवस की बात कही, हम शहीदों को नमन करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से वोट मांगने का काम बालाकोट के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किया, कर्नाटक के पिछले चुनाव में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने, क्या आप कर्नाटक नहीं, किसी और राज्य का चुनाव था, क्या पहली बार के वोटर से उन्होंने कहा कि आपकी पहली बार का जो मतदान है आपका, क्या वो शहीदों के नाम पर नहीं होना चाहिए? देश ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री को शहीदों के नाम पर वोट मांगते देखा था। उत्तर प्रदेश में तो हमने होर्डिंग और बैनर देखे, शहीदों के फोटो लगे थे भारतीय जनता पार्टी के बैनर्स पर, पुलवामा के शहीदों के फोटो लगे थे। तो ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारी आशंका यही है, या तो इनके पास हिंदू मुस्लिम एक आखिरी औजार होगा या छोटी मोटी आसपास कोई कार्रवाई, इसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। और जिगर साहब ने कहा कि हम सबको लड़ना होगा, तो मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं निजामे कुहन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये आप सब की बात है, 2-4-10 की बात नहीं। तो मुझे लगता है 2-4-10 के बस की नहीं है, हम सबको उठना होगा। जी आनंद जी।